आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं भारत में बहुत बड़े फैसले के संकेत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही है। इसलिए सवाल यह है कि मोदी के तीसरे टर्म में क्या यूसीसी कंफर्म होने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया। सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं। वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है। संविधान की शपथ लेते हैं और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाया गया कोड, उसको आप कम्युनल कोड कहते हैं। ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता। भारत के मुसलमान प्रधानमंत्री की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता है। प्रधानमंत्री जी ने आज जो प्रगतिशील पहल की है वो मुसलमानों को मुख्य धारा से एक जोड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर है। इस तरह के हॉट एयर बलून शिगुफे छोड़ के वो पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब कोशिशें देश नकार चुका है। कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं। अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। इस्लामोफोबिक कंटेंट आप चुनाव में परोसते हैं और फिर सेक्युलर सिविल कोड की बात लाल किले से करते हैं। नीलों का फासला दिखता है प्रधानमंत्री जी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया है। आज प्रधानमंत्री के भाषण में विकसित भारत का लक्ष्य था और देश में बहुत बड़े न्यायिक सुधारों के संकेत भी थे। आज रिकॉर्ड 105 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से न्यायिक सुधार की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में न्याय देर से मिल रहा है और ये देरी दूर किए बिना विकसित भारत का संकल्प पूरा नहीं हो सकता है। इसीलिए न्यायिक सुधार देश की मांग है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि अब देश में सेकुलर सिविल कोड का वक्त आ गया है। 75 सालों से देश में जो सिविल कोड लागू है वो कम्युनल सिविल कोड है और अब वक्त की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड लागू हो। दरअसल आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मोदी सरकार के टॉप एजेंडे में है, क्योंकि मोदी सरकार ने अब तक देश की जनता से जो वादे और दावे किए हैं उनमें से कई वादे पूरे हो चुके हैं, लेकिन कुछ वादे बाकी रह गए हैं जिनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है। मोदी सरकार अब तक अयोध्या में राम मंदिर बनवाने, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, ट्रिपल तलाक बैन करने और नागरिकता संशोधन कानून लाने का वादा पूरा कर चुकी है, जबकि जनसंख्या नियंत्रण कानून, समान नागरिक संहिता, वक्फ संशोधन बिल, वन नेशन वन इलेक्शन उसके एजेंडे में है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि अब सरकार यूसीसी के मुद्दे पर तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। प्रधानमंत्री के यूसीसी पर दिए बयान के बाद पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यूसीसी का विरोध करने वाली कई पार्टियों ने मोदी के बयान का विरोध करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा सिविल कानूनों को कम्युनल सिविल कोड क्यों कहा। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि मौजूदा सिविल कोड में धर्म के आधार पर लोगों का विभाजन। मौजूदा सिविल कोड सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों पर लागू है, जिसमें बौद्ध, सिख, जैन धर्म के लोगों को भी जोड़ दिया गया है। लेकिन यह कानून मुसलमानों पर लागू नहीं होता है। एक ही देश में मुसलमानों के लिए अलग सिविल कानून हैं, जिन्हें मुस्लिम पर्सनल लॉ कहा जाता है। अभी के कानूनों में हिंदू धर्म और हिंदू धर्म से जुड़े लोगों के लिए एक शादी का कानून है। यहाँ पर दूसरी शादी तभी हो सकती है जब पहली पत्नी या पति से तलाक हो चुका हो, जबकि इसी देश में रहने वाले मुस्लिम पुरुषों को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 4 शादियों की इजाजत देता है। सभी धर्मों में शादी के लिए लड़की की उम्र 18 साल और लड़के के 21 साल से ऊपर है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ लड़की की 15 साल की उम्र में भी शादी की इजाजत देता है। तलाक के लिए हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोगों में अलग अलग कानून है। संपत्ति के लिए भी अलग कानून है। हिंदुओं में जहां पर बेटी पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार है, वहीं मुस्लिम लॉ के अनुसार एक मुस्लिम परिवार में जन्मी बेटी को
पिता की संपत्ति में अपने भाई के मुकाबले आधा हिस्सा ही मिल पाता है। गोद लेने का अधिकार, हिंदू महिलाएं बच्चा गोद ले सकती हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को पर्सनल लॉ बच्चा गोद लेने की इजाजत नहीं देता है। और मोदी सरकार यही चाहती है कि देश के किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो और सभी के लिए एक कानून लागू हो। इसीलिए अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी की जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम। दूसरे शब्दों में कहें तो समान नागरिक संहिता का मतलब है देश के सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने के लिए नियम एक ही होंगे। यानी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाएगी। इससे वे कम से कम ग्रेजुएशन तक तो पढ़ाई पूरी कर पाएंगी। वहीं गांव स्तर पर शादी के पंजीकरण की सुविधा पहुंचाई जाएगी। अगर किसी की शादी पंजीकृत नहीं होगी तो दंपत्ति को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। पति और पत्नी को तलाक के समान अधिकार मिलेंगे। एक से ज्यादा शादी करने पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि उत्तराधिकार में बेटा और बेटी को बराबर का हक होगा। इसके अलावा मुस्लिम महिलाओं को हलाला और इद्दत जैसी कुप्रथाओं से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। चौबीस का एक्शन मोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। सेक्युलर यूसीसी का टाइम आ गया। सांप्रदायिक यूसीसी का टाइम खत्म। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान क्या भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की शुरुआत का संकेत है? क्या मोदी सरकार अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक्शन मोड में आने वाली है? क्योंकि पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में साफ कहा कि सेक्युलर सिविल कोड वक्त की मांग है। देश का एक बड़ा वर्ग मानता है कि देश में अभी जो सिविल कोड लागू है वो एक कम्युनल सिविल कोड है। इसमें बदलाव की जरूरत है और आने वाले वक्त में इसमें बड़े बदलाव के उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है उससे हमें मुक्ति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों कहा कि देश ने 75 साल कम्युनल सिविल कोड में बिताए? जवाब ये है कि भारत में लागू मौजूदा सिविल कोड देश के नागरिकों को धर्म के आधार पर बांटता है। एक ही देश में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून हैं। मतलब क्रिमिनल केसेस के लिए तो देश के सभी लोगों के लिए समान कानून हैं, लेकिन जब बात संपत्ति, विवाह, तलाक के नियमों की हो तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाइयों के लिए अलग अलग कानून हैं। भारत में जो मौजूदा सिविल कोड लागू है उसमें हिंदुओं के अलावा बौद्ध, जैन और सिख शामिल हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग इसमें शामिल नहीं हैं और सिविल कोड से जुड़े मामलों के लिए उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। लेकिन अगर देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है
तो फिर देश में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा। एक वसूल और एक ज़ाब्ता हमारे भारत में नहीं हो सकता। भारत का मुसलमान प्रधानमंत्री की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता है, और अगर ये लागू होता है तो फिर समाज का ताना बाना बिखर जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने आज जो प्रगतिशील पहल की है वो मुसलमानों को मुख्य धारा से एक जोड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर है। अगर ये सुधार हो गया तो मुसलमानों के प्रति जो इस देश में नज़रिया है उसमें भी बहुत बड़ा एक बदलाव आएगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने समान नागरिक संहिता को देश की जरूरत बताया है। पीएम मोदी पहले भी इस बात के संकेत दे चुके हैं कि उनकी सरकार देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले साल मध्य प्रदेश में एक रैली में उन्होंने कहा था, परिवार के एक सदस्य के लिए एक नियम हो, दूसरे सदस्य के लिए दूसरा नियम हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? तो ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? आप पीएम मोदी का ये बयान सुनिए। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? बड़ी बात यह है कि देश के संविधान में भी समान नागरिक संहिता की जरूरत पर बल दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। अनुच्छेद 44 उत्तराधिकार, संपत्ति अधिकार, शादी, तलाक और बच्चे की कस्टडी के बारे में समान कानून की अवधारणा पर आधारित है। इसके अलावा देश की कई अदालतें भी ये कह चुकी हैं कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। उदाहरण के लिए 1985 में शाहबानों के मामले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, संसद को एक समान नागरिक संहिता की रूपरेखा बनानी चाहिए। 2015 में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ईसाई कानून के तहत ईसाई महिलाओं को अपने बच्चे का नेचुरल गार्जियन नहीं माना जा सकता, जबकि अविवाहित हिंदू महिला को अपने बच्चे का नेचुरल गार्जियन माना जाता है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि समान नागरिक संहिता एक संवैधानिक जरूरत है। 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि संसद को समान पारिवारिक कानून लाने पर विचार करना चाहिए, ताकि लोग अलग अलग कानूनी बाधाओं का सामना किए बगैर स्वतंत्र रूप से मिलजुल कर रह सकें। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार इसका विरोध करता रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि यह कानून लागू होने से उसका महत्व पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आरोप है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों पर हिंदू धर्म थोपने जैसा है। अगर इसे लागू कर दिया जाए तो उन्हें 4 शादियों का अधिकार नहीं रहेगा। शरीयत के हिसाब से जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से एक बार फिर से भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा हमला बोला है और भ्रष्टाचार करने वालों से एक बार फिर से उन्हें ये संकेत दिए कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भ्रष्टाचार पर पीएम का फिर प्रहार। बोले, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में हर कीमत चुकाने को तैयार। अपने तीसरे कार्यकाल में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार राष्ट्र को संबोधित किया। 15 अगस्त पर 98 मिनट तक दिए गए अपने सबसे बड़े संबोधन में प्रधानमंत्री ने हर मुद्दे पर बात की। पिछले 10 वर्षों में हुए कामकाज का ब्यौरा बताया तो आगे का एक्शन प्लान भी रखा। इस दौरान पीएम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो हर भ्रष्टाचारियों में भय पैदा करना चाहते हैं और इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। भ्रष्टाचार की दिमक से परेशान रहा है। हर स्तर के भ्रष्टाचार ने सामान्य मानवीय का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास तोड़ दिया है। उसको अपनी योग्यता, क्षमता का प्रति अन्याय की जो गुस्सा होता है वो राष्ट्र की प्रगति में नुकसान करता है। और इसलिए हमने व्यापक रूप से
भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तीव्र गति से जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं, ताकि देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है, उस परंपरा को मुझे रोकना है। भ्रष्टाचार देश की एक बड़ी समस्या है और इसका खामियाजा आम आदमी से लेकर खास तक सभी को चुकाना पड़ता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भ्रष्टाचार को रोकना नामुमकिन है? इसका जवाब हम आपको आंकड़ों के जरिए बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के मामलों में तेजी से बढ़ रही किस बात पर चिंता जाहिर की और उसे देश के लिए बड़ी चुनौती बताया। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही देश में इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है, वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। भ्रष्टाचारियों के प्रति समाज में दूरी बनाए रखने से ही किसी भी भ्रष्टाचारी को उस रास्ते पर जाने से डर लगेगा। ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग की बात की हो। 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही पीएम कई बार और कई मौकों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का ऐलान करते रहे हैं और इसके नतीजे भी सामने आए हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और बड़ी मात्रा में संपत्तियों को जब्त भी किया गया। 2014 में पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के बाद से अब तक ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में कुल 5,155 मामले दर्ज किए हैं, जो 2004 से 2014 के बीच रही यूपीए सरकार की तुलना में 86% ज्यादा हैं, जिस दौरान 1,797 मामले ही दर्ज किए गए थे। केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से की गई गिरफ्तारियां और संपत्ति की कुर्की के मामले में भी मोदी सरकार में पिछली सरकार की तुलना में 25% की वृद्धि हुई है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 से 2024 के बीच केंद्रीय एजेंसियों ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कुल 7,264 छापेमारी की है, जबकि इससे पहले 10 वर्षों यानी कि 2004 से 2014 के बीच सिर्फ 84 छापे मारे गए थे। इसी तरह साल 2014 से 2024 के बीच ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 755 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 2004 से 2014 के बीच सिर्फ 29 लोगों की गिरफ्तारी हुई। और इतना ही नहीं, संपत्तियों को जब्त करने के मामले में भी मोदी सरकार का रिकॉर्ड अपनी पिछली सरकारों के मुकाबले बहुत ज्यादा रहा है। साल 2014 से 2024 के बीच प्रवर्तन निदेशालय ने 1,21,618 करोड़ की संपत्ति जब्त की, जबकि इतने ही वर्षों में यानी साल 2004 से साल 2014 के बीच सिर्फ 5,086 करोड़ की ही संपत्ति जब्त की गई। दरअसल इन आंकड़ों के पीछे बड़ी वजह ये रही कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने जांच एजेंसियों को न सिर्फ और ताकतवर बनाया, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए एजेंसियों को फ्री हैंड भी दिया। पिछले साल सीबीआई के सिल्वर जुबली कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने खुद भी इसका जिक्र किया। आज देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी
हिचकने कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। हमारी कोशिशों में कोई भी ढील नहीं आनी चाहिए। ये देश की इच्छा है, ये देशवासियों की इच्छा है। और यही वजह है कि जांच एजेंसियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर एक्शन लिया और नतीजे भी बेहतर दिखे। इतना ही नहीं, सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता ने भी भ्रष्टाचार की कमर तोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई, जिसमें डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के आंकड़े सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हैं, जिसकी वजह से सरकार ने करीब 3 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं। मंत्रालयों की तरफ से जारी लिस्ट के मुताबिक सिर्फ डीबीटी की वजह से पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय की पहल योजना में 4 करोड़ 15 लाख नकली और निष्क्रिय कनेक्शन का पता चला। खाद्य मंत्रालय की सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस में 5 करोड़ से ज्यादा नकली और निष्क्रिय राशन कार्ड मिले। ग्रामीण विकास मंत्रालय की मनरेगा स्कीम से 7 लाख से ज्यादा फर्जी जॉब कार्ड हटाए गए। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ही राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एनएफपीएस से 11 लाख फर्जी लाभार्थियों को हटाया गया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की स्कॉलरशिप स्कीम से 31 लाख से ज्यादा फर्जी लाभार्थी हटाए गए। सामाजिक न्याय मंत्रालय के स्कॉलरशिप स्कीम से 12 लाख से ज्यादा फर्जी लाभार्थी हटाए गए। महिला और बाल विकास मंत्रालय से करीब 1 करोड़ फर्जी लाभार्थी हटाए गए, जबकि अन्य विभाग और मंत्रालयों के 2 करोड़ से ज्यादा फर्जी लाभार्थी हटा दिए गए। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अभी लंबी है, लेकिन अब तक की लड़ाई के नतीजे साबित करते हैं कि नामुमकिन कुछ भी नहीं।